भाजपा व आरएसएस देश में जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देश के लिए फर्जी राष्ट्रवाद बहुत घातक है और भाजपा व आरएसएस ने देश को बांटने के लिए जो फर्जी राष्ट्रवाद अपनाया हुआ है, हम सबको मिलकर उसका पर्दाफाश करना है। यह बातें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस सेवा दल की बैठक के बाद आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। इसके बाद कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के राज्य स्तरीय राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों की एक बैठक भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र और सरकार हरियाणा की भाजपा सरकारों के बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों व गलत नीतियों के चलते आज न केवल हरियाणा में बल्कि संपूर्ण भारत में बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और कृषि पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। परंतु बड़े खेद की बात है कि भाजपा सरकार आमजन से जुड़े मुद्दों की ओर कम ध्यान देने की बजाय देश में आपसी भाईचारे का जो ताना बाना है उसे तहस नहस करने पर तुली हुई है। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से राजकुमार की ये रिपोर्ट। पूनम जी के नेतृत्व में पिछले समय से कार्य कर रहे हैं, फील्ड में जाकर कार्य कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि हमारे आदरणीय दोनों राष्ट्रीय प्रमुख और प्रदेश प्रमुख ने सारी बातों का सार अपने शब्दों में कर दिया है, मैं प्रदेश प्रमुख सेवा दल होने के नाते गांधी जी के असूलों पे जो संगठन चलता है, त्याग, तपस्या, समर्पण, अहिंसा, सभी मेरे पत्रकार भाई, बंधु और बहनों के लिए विनम्र निवेदन सेवा दल की तरफ से करना चाहूँगी कि देश को जैसे सेवा दल की ज़रूरत है, आप सबकी भी ज़रूरत है। आप सब इस लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, इस देश का एक मजबूत स्तंभ है। आप सबकी एक निष्पक्ष भूमिका की हमें ज़रूरत है। खुलकर सामने आइए। जनता में बहुत त्राही त्राही मची हुई है, चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे वो जेबीटी भर्ती पर अब जो इन्होंने तानाशाही फरमान निकाला है, चाहे वो हमारी पीटीआई भाई बहनों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। आप एक मजबूत पुल में कहना चाहूँगी जनता और प्रशासन, शासन और सरकार के बीच में है। बहुत सारी चीज़ें जो व्यस्तता जिनके जीवन में चलती है, जिन परिवारों के जीवन में चलती है, जिन मुद्दों पर वो ध्यान नहीं दे पाते, आप एक मजबूत स्तंभ हैं, एक बेहतरीन एक सोर्स हैं जो उन मुद्दों को भारत को जोड़ने का काम कर सकते हैं, उन मुद्दों को घर घर तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। आप मेरा इशारा भी समझ गए कि हम किस संगठन की बात कर रहे हैं और वो एक विचारधारा वाला है। वैसे ही दूसरी एक्सट्रीम विचारधारा वाले भी संगठन हो सकते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई भी एक्सट्रीम विचारधारा वाले संगठन के खिलाफ ये लड़ाई है, ये सिर्फ आरएसएस के खिलाफ की लड़ाई की बात नहीं है। जो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो देश को धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे और महिलाओं को सेकंड सिटीजन गिनने के, क्योंकि आप जानते हैं कि आरएसएस में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, जहाँ पे सेवा दल में महिलाओं जो है और पुरुषों बराबर का स्थान है, क्योंकि देश की आधी आबादी महिला भी है। तो एक पितृसत्ताक सामंतवादी सोच रखने वाला संगठन है और एक दूसरा जो है वो एक अलग सोच जिसमें इंक्लूसिवनेस है। आपने जो कहा कि बात सही है कि वो आज काफ़ी ताकतवर है, दिखता भी है, पर मैं लगातार ये कहता हूँ कि वो झूठ की बुनियाद पर खड़ा पत्तों के महल की तरह है और उनका झूठ जब बेनकाब हो जाएगा तो महल अपने आप जो है वो ढेर हो जाना है। क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनके पास जो सोच है वो प्रचारक वाली सोच है और हमारी जो सोच है वो विचारक वाली है। सो प्रचारक का काम होता है सिर्फ प्रचार करना जो उनके आकाओं के द्वारा दी गई सूचनाओं का, और विचारकों का काम होता है चीज़ों के बारे में सोचना, उसके बारे में विचार करना, विमर्श करना और उसमें कुछ नया चीज़ लेके आना। जहाँ पे आपको आज़ादी है सोचने की, उधर आज़ादी नहीं है। दूसरा, वहाँ जातिवाद भरपूर है, पितृसत्ता, वहाँ पे महिला नहीं है। तो जहाँ पर देश के जाति के आधार पर जिस संगठन बना हुआ है, जहाँ महिलाओं को कोई स्थान नहीं है, अलग कोई धर्म को कोई स्थान नहीं है, वो बहुत ही अलग प्रकार की सोच वाला संगठन है। ये बात सही है कि आज उसके पास संसाधन है, पर मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर अगर उनके आप वॉलंटियर्स या कार्यकर्ता देखेंगे तो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है। वहाँ किसान नहीं है, मजदूर नहीं है, आदिवासी और दलित या महिला वहाँ पर नहीं है। वहाँ जो है ज़्यादातर वो मिडिल क्लास में एजेंट टाइप का जो कार्य करने वाले लोग हैं, हाईएस्ट नंबर में वो है ट्रेडर्स, एजेंट्स एंड मिडिल क्लास के जो कुछ लोग
मैं खुल के कभी कभी बताता हूँ कि आरएसएस की जो सेकंड लाइन है, ज़्यादातर वो अपने बिजनेस को कैसे छुपाना है और आईटी से कैसे बचाना है, ज़्यादातर उसमें वो है। जबकि सेवा दल जैसे संगठन में ज़्यादातर लोग जमीन से जुड़े हुए, जनता की सेवा करने वाले, सीधे लोगों के बीच में रहने वाले हैं। एक और बात कि हम बीच में दिखते नहीं थे, वो आपने सवाल पूछा कि और सत्ता में जब होते हैं तो संगठन का महत्व नहीं, और जब सत्ता से बेदखल होते हैं तो संगठन का इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देश की सेना आपको बार बार नहीं दिखती है, जब बॉर्डर पे युद्ध होता है तो सेना जो है आपको सीधी नजर आती है। सेवा दल एक ऐसा संगठन है कि जब देश को जरूरत पड़ती है तब वो मैदान जंग में उतरता है, और बाकी समय में वो अपने प्रशिक्षण के कार्य लगातार करते रहते हैं। कुछ कमजोरियां, कुछ गलतियां पास्ट में हुई है जिसको हम सुधार कर सेवा दल जो है, मैं मानता हूं कि आज करीबन 12,000 तक जो धीरे धीरे रुक गए थे, आज 3,70,000 का हमारा फोर्स जो बना है। कभी कभी नंबर से मायना रखता है आपकी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि नंबर वहाँ ज़्यादा है, पर वहाँ पर आप जानते हैं कि सावरकर और गॉडसे की सोच रखने वाले लोग हैं। जहाँ हिंसा और झूठ दोनों को बराबर प्राधान्य मिलता है, यहाँ पर गांधी, जवाहर और हार्डिकर को और सरदार पटेल और सुभाष को और भगत सिंह को साथ में रखने वाला संगठन है, तो एक अलग सोच वाला संगठन है। तो दोनों की विचारधारा जो है उसमें बहुत अंतर होने की वजह से हम बहुत मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। सर, जैसे बात करें कि जिस तरह की चुनौती भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार ने हमारे देश के सामने रख दी, और ख़ास तौर से हम अपने राज्य की बात करें, हरियाणा के सामने रख दी है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उनको वो कहीं मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, बल्कि मुंह छुपाते फिरते नज़र आ रहे हैं। लोगों के बीच में जाने की हिम्मत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ तीनों कृषि कानूनों की। एक बार नहीं, बार बार हमने यहाँ पर उसके बारे में आपसे बातचीत की है कि कैसे लोगों में असंतोष फैला हुआ है, और इस सरकार और आम जनता के प्रति बहुत ज़्यादा दूरी बन गई है। और आज चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, या इस सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, एमएलए हैं, एमपी हैं, लोगों के बीच में जाने की आज उनकी हिम्मत ही नहीं है कि लोग उनसे सवाल पूछते हैं और इनके पास जवाब देने को नहीं। वो सब पढ़ा और उससे निकला कि पहले नारे अलग अलग तरीके से बुलाए जाते थे, और हमारे देश की संस्कृति में 3 बार नारे बुलाने का, मतलब जय बुलाने का बहुत, इवन आप जनगण मन के अंत में भी देखो तो 3 बार जय वाला सोच है, वो वही भारत माता की 3 बार जय वाला। भाजपा ने बीच में और आरएसएस ने वो 1 बार जय बुला के उस नारे को आधा अधूरा कर दिया था। हम दोबारा हर स्टेट में, अब जहाँ कहीं सेवा दल जब नारा बोलता है तो ये 2 नारे जरूर कहता है, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। ये आज़ादी के जंग में भी ये नारा था, और अरे बोलो भारत माता की जय जय जय, ये नारा भी आज़ादी के जंग में था, जिसको हम लोगों ने दोबारा इसको शुरू किया है। क्योंकि ये भारत माता की जो सोच है उनकी, वो एक उनकी शेर वाली भारत माता की सोच है, और हमारी है वो तिरंगी झंडे के साथ चलने वाली भारत माता की सोच है। वो शेर डराने का जो काम करता है लगातार, जो भगवे झंडे, एक रंग का झंडा और शेर हाथ एक साइड में होगा, वो जो भारत माता है वो हिंसा की प्रतीक के समान है। हम जो बात कर रहे हैं वो भारत माता, वो तिरंगे झंडे के साथ सबको साथ लेकर चलने वाली वो भारत माता। तो इसलिए हम लोग 3 बार वो जय, और उसी तरीके से 2 और नारे भी हैं। जैसे मैंने कहा कि वो दंगों के दंगाई हैं, और आप जानते हैं कि वो डंडा लेकर निकलते हैं, और वो दंगों के दंगाई हैं, तो हम शांति के सिपाही हैं। अगर उनके हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है, और झंडा जोड़ने का काम करता है, डंडा तोड़ने का काम करता है। ये नारे हमारे बहुत, और एक नारा जो आप सब जानते हैं, उनका 2 रंग का झंडा है, और देश का झंडा 3 रंग का है, कांग्रेस का झंडा भी 3 रंग का है। और इसीलिए हमारे सेवा दल का हर साथी हर जगह पे कहता है कि देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा, 2 रंगा। और 2 रंगी सोच कवि कबीर ने भी बोला था। तो हम इस बात को, और हमारा कार्यकर्ता आज बोलता है ये नारे लगातार, और आप एक नारा भली भांति जानते हो जो देश के युवा भी लगा रहे हैं और किसान भी लगा रहे हैं, और हर कोई कि पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, वो नारा भी बहुत प्रचलित है। तो मुझे लगता है कि देश में एक नई शुरुआत नारों के जरिए संदेश को पहुंचाने की बहुत ताकत के साथ शुरू हुई है। के लिए इस तरह की बात छेड़ते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में उनकी कोई
कमिटमेंट नहीं है और हर जगह दबाने की बात करते हैं, नंबर से दबाने की, चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट जल्दी ख़त्म कर दिया। अब देख ही रहे हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में या इंस्टीट्यूशंस में उनका तो कोई विश्वास है नहीं और हमारा तो मूल रूप से उसी में विश्वास है। ये बात अपनी पार्टी है उस समय भी और उससे पहले भी जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और राजीव जी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के इंचार्ज थे, उस समय से इतना ज़्यादा महत्व दिया गया था इन सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को और यही कारण है कि हम अभी तक चल रहे हैं। लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि जब हम विपक्ष में आते हैं तब संगठन का महत्व, ये एक स्वाभाविक बात है, संगठन का महत्व बढ़ जाता है और चुनौतियां भी अलग तरह की होती हैं। तो ये तो एक समय समय की बात है और हर बार अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ता है कि सामने की स्थिति क्या है। आज जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की स्थिति है उसके सामने हमने देश को बचाने के लिए हर बार अपने संगठन को हम नए सिरे से समय की पुकार के मुताबिक हमारे संगठन अपने आप को ढालकर लोगों के बीच में जाकर मजबूती देते हैं। पास स्टेट हेड मिस्टर चौहान वाज 9 years चेयरमैन रहे, वो कांग्रेस की जब सत्ता आई तो ये मान सम्मान पार्टी ने उनको दिया। अशोक गहलोत जी, हरीश रावत जी, हमारे यहाँ करतारी देवी जी, सुभाष चौधरी जी, सतविंदर राणा जी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सेवा दल से हम जिनको टिकट्स भी